Students, a very good morning to all of you. Today I am going to start with a new chapter, that is microbes in human welfare. So before to start with the chapter, we must know what are the microbes. Microbes, basically they are the microorganisms which are not visible by the naked eye. Why? Because they have very small size, 0.1 mm or less. They are not visible by the naked eye, rather they are visible by the माइक्रोस्कोप. मतलब अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना है तो यू हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. एवरीवेयर मीन्स एवरीवेयर, in the air, in the water, in the soil, even inside our body, on the plant, on the animals. मतलब सब जगह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट. No place is without the microorganism. Microorganisms, what are the microorganisms? Means which are smaller in size, not visible by the naked eye. Even microorganisms, they are possibly, they can survive even in that condition where no other life is possible. Means in very low conditions, जैसे माइनस कंडीशन है टेम्परेचर की, वहाँ पे भी, स्नो में भी, वेरी हाई टेम्परेचर, हॉट स्प्रिंग्स में भी, इवन फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज आर देयर विच कैन सर्वाइव देयर ऑल्सो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोन्स हैं और फंजाई हैं, दे ऑल आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरसेस के बाद वायरॉइड्स हैं, प्रायोन्स बोलते हैं, यानी प्रोटीनेशियस मटेरियल, प्रोटीन दैट इज इन्फेक्शियस. और वायरॉइड्स में विच हैव ओनली द दैट इज द genetic material. If the nucleic material is infectious, that are called viroid, and outer protein coat is infectious, that are called prions. ठीक है, viroids and prions, these are the two terms. Okay, so these all are the microorganisms which are present all around. मतलब you can't even imagine कि हमारी बॉडी पे, हमारे हाथ पे, फिंगर्स पे मिलियन ऑफ बैक्टीरिया हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है. इवन हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरियाज और ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं. मीन्स अगर हम एक लाइन में कहना चाहें तो नो प्लेस इज देयर विदाउट द बैक्टीरिया. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो क्या बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या सभी डिजीजेज ही कॉज करते हैं? नो. बैक्टीरिया दे आर फ्रेंडली ऑल्सो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म that are helpful to human beings and other organisms also. So here we have to study that what are the different areas, means where the microbes are used for the human welfare. बहुत सारी ऐसी जगह है बेटा जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सिर्फ आपके माइंड में यही नहीं होना चाहिए, स्पेशली एट प्रेजेंट, क्योंकि हम सब घर पे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, है ना. तो आपको लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ बीमारी ही कर सकते हैं. नहीं, आप बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर वी हैव अ न्यू लुक टुवर्ड्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, why the microbes and how the microbes are useful in the human welfare. Okay, so one by one I will take up all the things that how the microorganisms are beneficial for the human beings. Yes students, first of all it is the how the microorganisms are important in the household product. The very first important product it is the dairy product. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप अपने घर में कहाँ यूज़ करते हो? सबसे पहला आता है डेयरी प्रोडक्ट में, यानी कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि दही है, पनीर है, मक्खन है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम घर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बना सकते हैं. तो सबसे पहला आता है, क्या होता है डेयरी प्रोडक्ट में? बेसिकली जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है दैट इज़ एडेड इन द मिल्क and that convert the lactose of the milk into the lactic acid. Are you getting my point? So this is the very important concept of the microorganism where they are used in the dairy product. Now we have the different product of the dairy which are prepared by the activity of the microorganism. सबसे पहला देखो बेटा कर्ड आता है. कर्ड आपने घर में अक्सर देखा होगा कि आप दही कैसे जमाते हो. आप दही जमाने के लिए पहले दूध को गर्म करते हो,
थोड़ा ठंडा करते हो, उसे नॉर्मल करते हो और फिर उसके अंदर थोड़ी सी दही डाल देते हो। एक्चुअली जो आपने स्टार्टर डाला है, जो इनोकुलम डाला है, वो क्या है? दैट इज़ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का इनोकुलम डाला है उसके अंदर। तो यही है कर्ड, क्या है? इनोकुलेटिंग स्किम्ड मिल्क, एंड जिससे क्या होगा, और उसके अंदर इनोकुलेशन आपने किसका डाला है? दैट इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एट ए टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। तो उससे क्या होगा, जो दूध के प्रोटीन्स हैं दैट विल बी डाइजेस्टेड एंड द लैक्टिक एसिड विल बी प्रोड्यूस्ड। कहाँ से आया लैक्टिक एसिड? क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है दैट कन्वर्ट द लैक्टोज मिल्क शुगर इनटू द लैक्टिक एसिड। इज इट क्लियर? अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो दही है दैट इज मोर न्यूट्रिटिव देन द मिल्क इटसेल्फ। द रीजन बिकॉज इन कर्ड देयर आर सम बैक्टीरिया which can even kill the disease causing microbes. Moreover, it has some acids which are important, and there is a presence of the vitamin B12 also, that is also very important. ठीक है बेटा? तो अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो आप कर्ड लेते हैं, then also it is very good. ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास योगर्ट। योगर्ट में क्या है? दैट इज द कर्डलिंग ऑफ मिल्क बाय द बैक्टीरिया दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एट 45 degree Celsius. Okay, then we have the buttermilk. Now how the butter is prepared? That is inoculating the skimmed milk with the strains Streptococcus pyomoris and Streptococcus lactis at the temperature 22 degree Celsius for 18 hours. तो उसमें क्या होगा, जो बटर है जब आप उसको करते हैं देन इट गेट्स सेपरेट आउट। आपने देखा है ना, बटर उससे अलग होता है, एंड द मिल्क, द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड दैट इज कॉल्ड एज द बटर मिल्क। इसी तरीके से आपने सोर क्रीम भी देखी है कैसे बनाई जाती है, बाय द चर्निंग ऑफ मिल्क विद द स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, फिर आता है पनीर, जिसे आप चीज़ कहते हैं। अब देखो चीज़ भी कैसे बनता है। अब चीज़ में आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ द वाटर द चीज़ कैन बी सॉफ्ट, इट कैन बी सेमी हार्ड और हार्ड। अगर 50 to 80% वाटर है इट विल बी वेरी सॉफ्ट, इफ़ इट इज़ 45% देन इट इज़ सेमी हार्ड, और अगर 40% से भी लेस वाटर है देन इट विल बी हार्ड चीज़। अब चीज़ की प्रिपरेशन कैसे होती है? आपने देखा है घर में कैसे बनता है चीज़। दूध आप लेते हैं, दूध के अंदर आप या तो वही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यानी कि दही डाल देते हैं, या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, या उसके अंदर लेमन जूस डालते हैं। उससे क्या होगा, जो चीज़ है दैट कम आउट एंड द वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड। फिर उसको प्रॉपर आप एक क्लॉथ में डाल के उसे हैंग कर देते हैं ताकि सारा पानी उसका निकल जाए और सिर्फ चीज़ रह जाए। तो वो जो एक बेसिक तरीका है जो आप सब अपने घर में यूज़ करते हो दैट इज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रॉ चीज़। मिल्क के अंदर आप कर्ड डालते हो, लेमन जूस डालते हो, गरम करते हो, पनीर अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, और फिर पनीर को आप कपड़े में डालकर उसको लटका देते हैं ताकि पानी सारा नीचे चला जाए और उसमें से निकल जाए और सिर्फ चीज़ रह जाए। ओके, फिर आता है अनराइपन्ड चीज़ जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द सिंगल स्टेप फर्मेंटेशन बाय यूजिंग द स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। Strepto, these are the different strain are there. Okay, then ripened cheese जो कि unripened चीज़ से ही बनता है, from the unripened by dipping it in the brine and then it is allowed to undergo fermentation or it is maturation with the different strains of the bacteria. Maturation का मतलब it is treated with bacteria. Bacteria they cause the fermentation that produce the acid and that add specific taste and flavor to that cheese. अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ मैं स्विस चीज़ के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। स्विस चीज़ में जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? प्रोपिनियोबैक्टीरियम शेरमैनी। इसे याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है, प्रोपिनियोबैक्टीरियम शेरमैनी। This bacteria when it is allowed to act upon there, then the cheese produced, that is a Swiss cheese, and there are the large holes are produced in Swiss cheese by the activity of Propionibacterium shermani. Why? Because of release of carbon dioxide during the fermentation. Is it clear? समझ आई आपको मेरी बात?
कि स्विस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए बेसिकली प्रोपिनियोबैक्टीरियम शेरमैनी इट प्रोड्यूस अ लार्ज होल्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ द CO2 दैट कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज होल। ठीक है बेटा, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको ये सब्जेक्टिव में है ही, पर नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हमने बहुत केयरफुली स्टडी करना है कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं डेयरी इंडस्ट्री में डेयरी प्रोडक्ट के लिए बटर, चीज़, सोर क्रीम, कर्ड, योगर्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ जो मैंने आपको बताए हैं, ये किस तरीके से बैक्टीरिया हमें हेल्प करते हैं इसको बनाने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज़ है जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ द ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए क्या किया जाता है, आपने देखा होगा उसके अंदर जो व्हीट फ्लोर लिया जाता है ना, उसको ईस्ट की मतलब प्रेजेंस में वो किया जाता है, ईस्ट डाला जाता है। सबसे पहले ईस्ट दैट आर अलाउड दैट इज़ बेकर ईस्ट बोलते हैं, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सीरीविसियाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम कि सैक्रोमाइसिस सीरीविसियाई वो ईस्ट है दैट इज कॉल्ड एज बेकर ईस्ट और ब्रूअर ईस्ट। वाई आई एम टेलिंग यू, because it help in the production of the ethyl alcohol and CO2 that I will explain here। अब होता क्या है, पहले ईस्ट को मल्टीप्लाई करने दिया जाता है मोलेसिस पे, देन ईस्ट इज कट इन द केक्स फॉर्म और इन द पाउडर फॉर्म। ठीक है, अब आपके पास ईस्ट रेडी है, इधर से आप जो आटा है आपके पास व्हीट फ्लोर है आप उसे लेंगे, देन इट इज़ नीडेड विद द ईस्ट इज एडेड टू दैट। ठीक है, अब उस आपको थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देना है, काफ़ी घंटों के लिए रादर छोड़ देना है, तो जो आटा है वो फूल जाता है, दैट इज कॉल्ड लेवनिंग ऑफ द ब्रेड। कॉमन आपने सुना होगा, है ना। तो वो फूला किस वजह से है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गई, CO2, और कैसे, ईस्ट की एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की वजह से। अब क्या होगा, एक्चुअली 3 एंजाइम प्रोड्यूस हुए, एक था हमारे पास अमाइलेज, एक था हमारे पास जाइमेज और एक था हमारे पास माल्टेज। अब सबसे पहला जो एंजाइम है हमारे पास दैट एक्ट अपॉन द स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा और उससे कन्वर्ट करेगा माल्टोज शुगर में। जो अमाइलेज है आपके पास सबसे पहला, मैं आपको दूसरा ब्रेड के बारे में बता रही हूँ जिसमें ईस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है, और ईस्ट कौन सा, सैक्रोमाइसिस सीरीविसियाई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 एंजाइम कौन से हैं, एमाइलेज, माल्टेज एंड जाइमेज। ठीक है बेटा, अब देखो जो अमाइलेज है वो क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, फिर माल्टेज एंजाइम माल्टोज पे एक्ट करेगा और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, आपके पास नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, एंड दैट विल बी एक्टेड अपॉन बाय द जाइमेज। First of all, the amylase work and maltase is there. Amylase break down the starch into maltose. Maltase convert the maltose into glucose, and then this glucose is converted into alcohol and carbon dioxide by the enzyme zymase। very very important। यानी सबसे पहले स्टार्च किस में कन्वर्ट हुआ, माल्टोज में, फिर माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और जाइमेज दैट इज ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट वर्क ऑन द glucose and produce ethyl alcohol and CO2, and that CO2 and when this means जो आपका वो डो रेडी हो गया, when it is baked, ethyl alcohol and CO2 that evaporate and we get the soft पफी ब्रेड, है ना। आप देखते हो ना उसके अंदर वो ऐसे स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा ब्रेड आपके पास रेडी हो जाता है। तो 3 एंजाइम इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो देख रहे हैं आप, सिर्फ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट आर नॉट ओनली डिजीज कॉजिंग, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमने पहला पढ़ा डेयरी, दूसरा पढ़ा हमने ब्रेड। नाउ वी हैव सम मोर एग्जाम्पल्स। Yes beta, now there are some more examples where the microorganisms they are used in the household products. The next is the डोसा, उपमा, इडली। कोरोना में घर में सब ने सब कुछ बनाया है, तो इस टाइम आपको बहुत नॉलेज है इसके बारे में कि डोसा, उपमा, इडली किस तरीके से बनाया जाता है, जिसमें राइस फ्लोर या फिर जो ब्लैक ग्राम फ्लोर है ना, दैट इज़ यूज्ड एंड दैट इज़ टेकन अलाउड टू
केप्ट फॉर फ्यू आवर्स, तो जो एयरबॉर्न बैक्टीरियाज हैं ल्यूकोनोस्टोक और स्ट्रेप्टोकोकस वो उसकी फर्मेंटेशन कर देते हैं, वो पूरी तरीके से फूल जाता है एंड देन वी यूज टू मेक इट फॉर द डोसा, उपमा एंड इडली, है ना, बनाया ना आपने। फिर आता है जलेबी। जलेबी के अंदर भी क्या होता है, वीट फ्लोर दैट इज़ अलाउड टू फर्मेंट बाय द प्रेजेंस ऑफ द ईस्ट। ऐसे ही इमरती किससे बनाते हैं, ब्लैक ग्राम फ्लोर को जब हम फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं एंड देन इट इज़ यूज्ड, है ना, किस तरीके से बनाते हैं, कैसे उसे कोन में डाल के और फिर उसको राउंड शेप में बनाते हैं, है ना। फिर आता है टेम्प, टोफू, सूफू, ये सब क्या हैं, ये सारे ही सोयाबीन के फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं एंड दे आर वेरी वेरी न्यूट्रिशियस ऑल्सो। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट इज़ सोफू, व्हाट इज़ स्टेम्स, व्हाट इज़ टोफू, दीज आर द सोयाबीन फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स। ओके, बैम्बू शूट्स भी हैं जो या तो वेजिटेबल की तरह रॉ ली जाती हैं या फर्मेंटेशन के बाद भी ली जाती हैं। फिर सिंगल सेल प्रोटीन है, जैसे हमने पढ़ा था स्पाइरुलिना है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, फ्यूजेरियम है, सो मेनी अदर एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कि सिंगल सेल प्रोटीन किस तरीके से प्रोटीन्स की जो डेफिशिएंसी है उसको कम कर सकते हैं, है ना। और मोर ओवर एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है कि दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन बट दे डोंट हैव द फैट्स इन इट। सेकेंड थिंग कि ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के ऊपर इजीली ग्रो किए जाते हैं, तो वे एनवायरनमेंट पोल्यूशन को भी क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो दो तरफा काम हो गया हमारे लिए। फिर आता है टोडी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीड, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक विच इज़ कॉमनली इन द साउथ इंडिया विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ पाम। तो टोडी पे क्वेश्चन जरूर आता है कि टोडी क्या है, ठीक है। एक्चुअली इट्स अ ट्रेडिशनल ड्रिंक फॉर्म बाय द फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप। फिर एक और वर्ड आता है प्रोबायोटिक के बारे में। एक्चुअली प्रोबायोटिक का मतलब क्या है कि लाइव बैक्टीरिया और ईस्ट को अपनी बॉडी के अंदर लेना, दैट इज़ प्रोबायोटिक। और किस तरीके ये बैक्टीरिया या ईस्ट जो लिए जाते हैं, इनका मेन है कि हमारी बॉडी में जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ख़त्म कर देना और न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में ऐड कर देना, राइट। तो ऐसे कौन से हैं जो ऐसे बैक्टीरिया और ईस्ट, जैसे लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस डिसब्टिलिस, सैक्रोमाइसिस, बोलार्डी, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एज ए प्रोबायोटिक। आपने टीवी में भी एक ऐड पढ़ी होगी शायद, याकूल्ट करके आती है, उसमें क्या करते हैं कि इससे मतलब आप उसे डेली लो तो आप हेल्दी रहोगे। उसमें है क्या कि बैक्टीरिया, लाइव और ईस्ट आप उसको अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो ताकि डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के ख़त्म हो जाएं और न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ भी ऐड हो। पर अगर आप इस तरीके से डायरेक्टली लेने की बजाय बेटर है कि आप उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्मेंटेड प्रोडक्ट लो जिससे आपकी बॉडी के अंदर वो पहुंच भी जाएंगे और आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। जैसे अगर हम ये योगर्ट, कर्ड लेते हैं, पनीर लेते हैं, टोफू, टेम्प है, चीज़ है, कर्ड है, योगर्ट है, दीज ऑल आर द फर्मेंटेड प्रोडक्ट बेसिकली। तो हमें इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स लेने चाहिए ताकि ये हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प कर सकें हमें डाइजेशन में, मोरोवर हमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकें और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनसे फाइट कर सकें। तो ये हमारा सिर्फ पहला टॉपिक हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास द माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। Yes beta, now the next very important, it is the how the microorganisms are used in the industries. For the industrial production, we see different type of the microorganism, different strain of the microorganism, they are evaluated and different strains. After that a particular strain is selected for the manufacturing products. Okay, so we have the different scales, lab scale, pilot plant scale and manufacturing unit. देखो लैब स्केल में क्या है, बेसिकली यहाँ पे जब लैब स्केल में एक पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज सेलेक्टेड एंड इट इज़ इनोकुलेटेड ऑन द सुटेबल सबस्ट्रेटम एंड वी कैन गेट द प्रोडक्ट। हियर ग्लास फर्मेंटर इज यूज्ड एंड अदर ऑल द पैरामीटर्स लाइक pH, temperature, aeration, other parameters like the product formation, time which is given and
all the parameters are controlled here. Okay, so that is called as the lab scale. We have some another also. लैब स्केल में बेसिकली क्या होगा, ग्लास फर्मेंटर यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा. देन इन द पायलट प्लांट स्केल यहाँ पे क्या होता है, द ग्लास फर्मेंटर इज रिप्लेस्ड बाय द मेटेलिक कंटेनर. आर यू गेटिंग? देखो लैब स्केल में तो क्या था कि हम किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलाउ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम की फर्मेंटेशन करने के लिए, समझ आया. और जब हम पायलट प्लांट स्केल पे क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर जो लैब स्केल पे काम हुआ हम उसकी वर्किंग को चेक करेंगे, उसको टेस्ट किया जाएगा यहाँ पर. एंड कोस्ट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इवेलुएटेड हियर in the pilot plant scale. And here the vessels that are called as bioreactor, which we have already discussed in earlier chapter. Previously we have discussed कि किस तरीके से बायोरिएक्टर में इनोकुलम, ऑक्सीजन, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, इन सब के लिए कंडीशंस कंट्रोल्ड होती हैं. ठीक है. फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर क्या है, बेसिकली नाउ हियर द इकोनॉमी ऑफ द manufacturing unit that is already decided. It depends upon the working of the pilot plant scale. Okay, now here the different methods are used for the inoculation of the substratum, like the suspended growth system and the support growth system, immobilized growth system. Different methods are used for the inoculation. तो बेटा ये थे हमारे पास कि किस तरीके से अलग अलग स्केल्स पे प्रोडक्शन होती है. सबसे पहला हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ हैं इंडस्ट्रीज़ के जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं. सबसे पहला आता है अल्कोहल प्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, फिर हम कुछ एंजाइम की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम एसिड्स की प्रोडक्शन पढ़ेंगे. तो सबसे पहला आता है अल्कोहल फर्मेंटेशन. देखो लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया कि देयर आर सम बैक्टीरिया एंड ईस्ट स्ट्रेन्स आर देयर विच लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ दिस अल्कोहल and buttermilk and the fermented product that we have already studied. तो उन्होंने कुछ स्ट्रेन्स को सेलेक्ट करा और सुटेबल सबस्ट्रेटम पे वर्कआउट करा एंड ही गॉट द प्रोडक्ट. तो उसी बेसिस पे अल्कोहल की प्रोडक्शन किस तरीके से की जाती है इंडस्ट्रीज़ में. सबसे पहले तो जो ईस्ट है दैट डजंट हैव द प्रॉपर अमाउंट ऑफ द डायस्टेज. सो फॉर द फर्मेंटेशन एक्टिविटी 1% माल्ट और राइजोपस इज एडिड to the substratum. Now first of all hydrolysis of starch occur in a separate tanker at high temperature 55 degrees Celsius or more for the 30 minutes. After that this crushed food is mixed with the hot water which is malt. Now it is malt when hot water is mixed with the crushed food and it is called mash. Now malt is now mash. And before the fermentation start, this sweetened material, nutrient medium जो आपका बन गया, this is called as the wort. क्या बोलते हैं इसको? wort. ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए. फिर अब वाट को हम ट्रांसफ़र करेंगे बायो रिएक्टर के अंदर. बायो रिएक्टर क्या है? लार्ज वेसल्स हैं जिन्हें आपने प्रॉपरली स्टरलाइज करना है. अब उनके अंदर आप न्यूट्रिएंट मीडियम डालेंगे, pH, टेम्परेचर, एरिएशन, इनोकुलम, एवरीथिंग, उसका टेम्परेचर सब कुछ कंट्रोल करा जा सकता है बायोरिएक्टर के अंदर. फिर आप उसको कूल डाउन होने देंगे, वॉट को नॉर्मल होने देंगे थोड़ा. आफ्टर दैट द सबस्ट्रेट, नाउ सबस्ट्रेट इज देयर, pH, temperature, everything is controlled. Inoculum has been added to that. Now inoculum किस तरीके से ऐड किया जा सकता है? By the suspended method, that is the support growth system, और by the suspended growth system. Is it clear? तो inoculum भी हमने ऐड कर दिया. अब क्या होगा? फर्मेंटेशन होगी. समझ आ रही है बात? यानी कि मेनली तो क्या है कि आपके पास एक फर्मेंटर है जिसको आपने बायोरिएक्टर कहा, उसके अंदर आपने सबस्ट्रेटम डाल दिया, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया? इनोकुलम डाल दिया, और उसी को आपने भी कहा जो क्रश्ड फूड था, हॉट वाटर डाला, उसको आपने वॉट कहा, उसकी फर्मेंटेशन करेंगे. और आप इनोकुलम किस तरीके से डालेंगे. फिर आता है फर्मेंटेशन कैसे होती है. देखो फर्मेंटेशन हमने पहले भी पढ़ा था जब बायोरिएक्टर करा था. डिफरेंट तरीके से हो सकती है. पहला है बैच प्रोसेस में क्या होता है कि सारा का सारा जो सबस्ट्रेट है, इनोकुलम है, वो बिगिनिंग में डाल दिया जाता है और उसको छेड़ा नहीं जाता.
till the maximum alcohol content is achieved. The process goes on continue. Okay, that is called as the बैच प्रोसेस, यानी कि बैचेस बनेंगे। एक बैच कंप्लीट होगा, उसके बाद दोबारा से बायोरिएक्टर को एम्प्टी किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, प्रोडक्ट ले लिया जाएगा और फिर से उसे स्टरलाइज करके यूज़ किया जाएगा न्यू न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ, न्यू इनोकुलम के साथ। कंटिन्यूस में क्या है कि देयर इज़ अ रेगुलर रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट एंड एडिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। वो लगातार चलता रहेगा कि जब प्रोडक्ट बन रहा है साथ साथ प्रोडक्ट लिया जा रहा है और साथ साथ न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड किया जा रहा है। फिर है फैट बैच प्रोसेस। इसमें क्या है कि प्रोसेस रुके ना, न्यूट्रिएंट्स लगातार उसके अंदर ऐड किए जा रहे हैं। और चौथा है जो कि इन सबसे 20 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है, दैट इज़ इमोबिलाइज्ड ईस्ट, जिसमें ईस्ट जो है कैल्शियम एल्जिनेट में इमोबिलाइज्ड फॉर्म में ऐड किया जाता है और उसको इजीली आप सेपरेट कर सकते हो बिकॉज इट इज़ इमोबिलाइज्ड। ओके, सो दिस इज़ द 4 डिफरेंट मेथड by which the fermentation is carried out. Is it clear? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम टेलिंग, लैब स्केल में आपके पास ग्लास फर्मेंटर था जिसको आप छोटे स्केल में लैब में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्मेंटेशन को चेक करते हो, उसको प्रोडक्ट बनाकर देखते हो। पायलट प्लांट स्केल में जब आप ग्लास फर्मेंटर की जगह मेटेलिक फर्मेंटर यूज़ करते हो जिसे आपने बायोरिएक्टर कहा, यहाँ इसकी कॉस्ट, प्रोडक्शन, क्वालिटी, इन सबको जज किया जाता है और फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जाती है। अब सबसे पहला हमने अल्कोहल पढ़ा जिसमें आपने सबस्ट्रेट लिया, इनोकुलम डाला, बायोरिएक्टर में अलाउड टू फर्मेंट। तो जब आपने इसकी फर्मेंटेशन किसी भी प्रोसेस से करी, आपको क्या मिलेगा? इसका फर्मेंटेड प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा जब आप इसको करेंगे इस तरीके से मोलेसेस और इन सब की ब्रेकडाउन के बाद? यू विल गेट द बियर, वाइन, दे आर फिल्टर्ड एज सच, पेस्चराइज्ड एंड बॉटल। जो आपको फर्मेंटेशन प्रोडक्ट मिला उसको, बियर और वाइन को तो आप सिंपली फिल्टर कर लेंगे, पेस्चराइज कर लेंगे। इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट कितना है? 3 to 6% इन बियर, वाइन में 9 to 12%। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनने वाला है, ये पेपर में आता है। फिर है जो अब आपके पास जो अल्कोहल है इससे आपको हार्ड लिकर मिल सकता है जब आप इसकी डिस्टिलेशन करेंगे। तो क्या होएगा? अल्कोहल की परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। तो ये सारे हार्ड लिकर्स हैं। जैसे गिन के अंदर परसेंटेज अल्कोहल की कितनी होती है? 40%, ब्रांडी में 70%, रम में 40%, रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% और एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? दैट इज़ 100% अल्कोहल। इसीलिए जो बियर है दैट इज़ द मीन्स सिंपल प्रोडक्ट जिसके अंदर अल्कोहल कंटेंट कितना है? 3 to 6%, जबकि रम, रेक्टिफाइड स्पिरिट और एब्सोल्यूट अल्कोहल दैट आर 100% अल्कोहल दे है। अदर बाय प्रोडक्ट आर आल्सो देयर लाइक CO2 एंड सम अदर अल्कोहल प्रोडक्ट्स आर आल्सो देयर, but after the fermentation of this starch products we get these alcoholic product। तो समझ आया आपको कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल। इज इट क्लियर? यस बेटा, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द production of the antibiotics. First of all you must know what are the antibiotics. Antibiotics basically these are the chemicals which are produced by the living organisms and they are used to kill the other microorganisms in small quantities or they used to retard the growth of the microorganism without affecting the host। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म किसी को बीमारी कर रहा है तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही एक केमिकल मिलता है जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो रोक देता है या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ एंटीबायोटिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनना है आपने। एंटीबायोटिक क्या है समझ आया आपको? फर्स्ट एंटीबायोटिक that was discovered by the Alexander Fleming, that is penicillin, and that was isolated from the Penicillium notatum, that is Penicillium notatum fungus, and the antibiotic name is penicillin that worked against the bacteria Staphylococcus। ठीक है, तो पहली बात आपको एंटीबायोटिक समझ आया? means it's a chemical that is produced by the living organism and that is used to retard the growth of other organism or to kill the other organism that are harmful। okay,
अब आता है हमारे पास एक होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी कि दे कैन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द ए वैरायटी ऑफ द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस एंड देयर हाउएवर दे बिलोंग टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट कंपोजिशन, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग है उन ऑर्गेनिजम्स का, बट दे कैन अटैक ऑन दैट आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। बट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पैथोजेंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, दैट आर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक। ठीक है, अब जो ये एंटीबायोटिक हैं वो काम कैसे करते हैं? देखो दो तरीके हैं, या तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया। दूसरा है या बैक्टीरिया को मार ही दे, दो ही तरीके से काम करेंगे, या तो मार दे उसे या क्या करें उसकी ग्रोथ को रोक दें। तो ग्रोथ को रोकें या उसके काम को रोकें किस तरीके से करेंगे? तो या वो क्या करेंगे, डिस्ट्रप्शन ऑफ द वॉल सिंथेसिस, यानी कि कोई एंटीबायोटिक लिया तो उसने हमारे अंदर बीमारी क्यों नहीं होने दी, क्योंकि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म था उसकी वॉल सिंथेसिस को ही रोक दिया। जैसे कि पेनिसिलियम, बैक्टीरियसिन, ये जो एग्जांपल हैं दैट आर द एग्जांपल ऑफ द एंटीबायोटिक जो क्या करते हैं, वॉल सिंथेसिस नहीं होने देते, या प्लाज्मा लेमा को ब्रेक कर देते हैं, प्लाज्मा लेमा को रिपेयर नहीं होने देते पैथोजन की। या अब एक पैथोजन काम कैसे करेगा? जब तक उसकी सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, या फिर उसके पास प्रोटीन सिंथेसिस वो कर पाएगा, और जो एंटीबायोटिक है वो यही काम रोक देगा। वो क्या करेगा, राइबोसोम के फंक्शनिंग को रोक देगा, या अमीनो एसिड टीआरएनए को राइबोसोम पे बाइंड ही नहीं होने देगा, या प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा। मतलब समहाउ वो पैथोजन की वर्किंग को स्लो डाउन कर देगा, या उसको वॉल की सिंथेसिस को रोककर, या उसकी मेम्ब्रेन की रिपेयर और डैमेज करके उसे, या फिर अमीनो एसिड को, टीआरएनए को राइबोसोम से बाइंड नहीं होने देगा, या प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा, या राइबोसोम की फंक्शनिंग को वो रोक देगा। तो किसी भी तरीके से एंटीबायोटिक क्या करेगा, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्ट नहीं करने देगा। समझ रहे हैं? अब ये सब एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्लोरानोफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, ये कॉमन नाम है एंटीबायोटिक्स के जो आप लोग सुनते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कि एक अच्छा एंटीबायोटिक क्या हो, दैट हैज़ नो साइड इफेक्ट, मतलब बाकी किसी सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर हम पर्टिकुलरली ले रहे हैं उसी पे ही अटैक करें। फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो किल करे, पर हमारी जो गट के अंदर माइक्रोफ्लोरा है वो उसे ख़राब ना करे, उसे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर क्विक इन एक्शन हो, है ना, हम उस डॉक्टर के पास नहीं जाते ना जिसकी मेडिसिन हमें वर्क ना करे, क्योंकि उसने जो एंटीबायोटिक हो सकता है लिख के दिया हो वो स्लो इन एक्शन हो, तो हमें लगेगा नहीं डॉक्टर की मेडिसिन ही ठीक नहीं है। तो एंटीबायोटिक कैसा होना चाहिए, जो क्विक इन एक्शन हो। ठीक है, फिर लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है एंटीबायोटिक्स की, कि दे आर यूज्ड ओनली फॉर द मीन्स बैक्टीरिया, दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल द पैथोजन। अगर होता तो कोरोना के लिए एंटीबायोटिक ही बना देते, है ना, तो इसीलिए मतलब दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरसेस। सो एंटीबायोटिक दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल द पैथोजन। प्लस अगर इसकी एक्सेस डोज हो जाए या कम डोज हो, दोनों ही बहुत खतरनाक है। तो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के या किसी मेडिकल शॉप से आप कभी कोई दवाई ले आते हैं, या किसी फ्रेंड ने रिकमेंड कर दिया आपको, या किसी जानकार ने रिकमेंड कर दिया, तो कभी भी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप एंटीबायोटिक कंज्यूम ना करें, बिकॉज दे कैन लेड टू द वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जब हम लगातार एंटीबायोटिक्स का यूज़ बहुत करते हैं तो हो सकता है हमारी बॉडी उनके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर ले। कैसे? वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पे अटैक कर रहे थे, दे बिकम शार्पर। बारी बार हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे बिकम रेजिस्टेंट टू दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। तो फिर हम पे कोई भी मेडिसिन असर नहीं करेगी, क्योंकि सुपर बग्स डेवलप हो जाते हैं, दैट इज़ द रेजिस्टेंस। और वो कैसे डेवलप होते हैं? हो सकता है वो अपने चारों तरफ कोई एक म्यूसिलेज की कवरिंग बना ले, जिससे एंटीबायोटिक का असर ही ना हो सके। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमारी कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपने चारों तरफ एक म्यूसिलेज की कवरिंग बना दी, या अल्ट्रेशन
अब क्या कर रहा था, एंटीबायोटिक सेल मेम्ब्रेन पे अटैक कर रहा था, आपने पढ़ा था ना यहाँ, डिस्ट्रप्शन ऑफ वॉल सिंथेसिस, डिस्ट्रप्शन ऑफ द प्लाज्मा लेमा, तो उसने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही चेंज कर लिया, अब एंटीबायोटिक उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, राइट। फिर या म्यूटेशन इन द पैथोजन, हो सकता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज आ जाए, म्यूटेशन हो जाए, जिससे एंटीबायोटिक से रिकॉग्नाइज ही ना कर पाए, समझ आया। तो ये इससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएंगी। तो एंटीबायोटिक्स हमें ओनली प्रिस्क्रिप्शन से लेने चाहिए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, अपनी मर्जी से नहीं लेने चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए एंटीबायोटिक्स क्या हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स क्या हैं, बैक्टीरिसाइड और बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या है, और किस तरीके से एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी पे वर्क करते हैं, एक अच्छे एंटीबायोटिक के क्या फीचर हैं और इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कैसे करेंगे, आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेन यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर उसको एक्ट कराया जाएगा, बायोरिएक्टर्स में उसे डाला जाएगा, सुटेबल सबस्ट्रेटम, सुटेबल कंडीशंस, एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, पीएच, इनोकुलम, प्रोडक्ट, एरिएशन, एजिटेशन, उन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा। और जब प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, देन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सेपरेटेड एंड द एंटीबायोटिक्स आर सेपरेटेड, उन्हें प्यूरिफाई करके मार्केट में कमर्शियलाइज कर दिया जाएगा, इज इट क्लियर, उन्हें मार्केट में सेल करा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। आपने करना क्या है, एटलीस्ट 5 एंटीबायोटिक और उनका सोर्स ऑर्गेनिज्म, कि जैसे पेनिसिलिन है, किससे मिलती है, पेनिसिलियम नोटेटम से, किसके अगेंस्ट काम होती है, स्टेफाइलोकोकस, या आपको पता हो कि किस बीमारी के लिए उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को यूज़ किया जाता है, ये टैबुलर फॉर्म में आपने लर्न करना ही करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने 5 एटलीस्ट एंटीबायोटिक्स, उनका सोर्स ऑर्गेनिज्म और उनका क्या इफेक्ट है, किस बीमारी के लिए उसे यूज़ किया जाता है, आपने ये टेबुलर फॉर्म में बनाना है। इज इट क्लियर? यस बेटा, हियर इज द टेबल विच आई एम टेलिंग यू। दिस इज़ द एंटीबायोटिक, आपकी बुक के अंदर 10-12 दिए गए हैं, आपने पर एटलीस्ट 5 कोई अपनी पसंद के याद करने हैं। जैसे पेनिसिलिन है, इसका सोर्स है पेनिसिलियम नोटेटम, फंगस बताया था मैंने आपको, एंड इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट द टॉन्सिलाइटिस, सोर थ्रोट एंड निमोनिया। देन ग्रीसियोफुल्विन, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेनिसिलियम ग्रीसियोफुल्विन, इट इज़ एंटीफंगल स्पेशली अगेंस्ट द रिंगवॉर्म। Neomycin, source organism Streptomyces praerie, it is antibacterial against the gram-negative bacteria and some gram-positive bacilli also. Viridin obtained from the Gliocladium virus and it is antifungal, means against the fungus it is used. Streptomycin, Streptomyces graeus, सोर्स ऑर्गेनिज्म है और इट इज़ यूज अगेंस्ट द निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड टू क्योर द लोकल इन्फेक्शन। तो समझ आया आपको? इस तरीके से आपने एटलीस्ट 5 एंटीबायोटिक ज़रूर याद करनी है, तब जाके अपना एंटीबायोटिक का एक टॉपिक पूरा होता है। तो आर यू गेटिंग कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ़ायदेमंद हो रही हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट द डेयरी प्रोडक्ट, वी हैव स्टडीड अबाउट द अल्कोहल प्रोडक्शन एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। हाँ जी बेटा, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स आर आल्सो देयर which are produced by the different microorganism and which have the very important role in the industries. जैसे acetic acid है, that is produced by the activity of the Acetobacter aceti. Its fermentation activity produce the acetic acid which is used in the pharmaceutical, insecticide making and the plastics. Okay, next है आपके पास citric acid which is produced by the fermenting activity of Aspergillus niger and mucor on sugary syrup. And citric acid is used in the dyeing, in medicines, inks, preservation of the food and the candies. Okay, lactic acid is produced by the activity of lactobacillus, streptococcus and few rhizopus strain also. And it is used in the confectionery, fruit juices, essences, essence डालते हैं ना, पिकल्स में, कैंड वेजिटेबल एंड फिश प्रोडक्ट में भी लैक्टिक एसिड को यूज़ किया जाता है। Similarly, gluconic acid that is produced by Aspergillus niger and Penicillium fermentation activity, and this is used जैसे calcium gluconate, it is a good source for the calcium for the infant. जो बच्चों को छोटी कैल्शियम की गोलियां खिलाई जाती हैं, that is in the form of calcium gluconate, and this is the gluconic acid in the same form. Okay, then butyric acid, that is the
क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटेलिकम की एक्टिविटी से ये प्रोड्यूस होता है। एंड रिंसिडिटी ऑफ बटर इज ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ द ब्यूटेलिक एसिड। तो देखा आपने बेटा कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट रोल है प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स। Yes beta, now the next very important part that the production of the enzyme by the microorganism। ये जो टॉपिक मैं आपको कराने जा रही हूँ बेटा, इसमें से श्योर शॉर्ट 3 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आता ही आता है। तो आपने बहुत ध्यान से सुनना है और इसे लर्न करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको +1 में ये कराया गया था कि व्हाट आर एंजाइम। Enzymes are proteinaceous substances. Basically, they can catalyze the chemical reactions of the biological origin even, and they catalyze the reactions, but they do not undergo themselves any change. These are enzymes. Okay. तो सबसे पहला जो proteases हैं हम पढ़ते हैं, they can degrade the protein. अब proteases हमें मिलते हैं by the activity of Aspergillus and Bacillus species। कहाँ यूज़ होता है इसका? क्लियरिंग द बियर एंड विस्की, ताकि जो प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं उसमें से उसको डिग्रेड करने के लिए। क्लीनिंग ऑफ हाइड, जो एनिमल्स की स्किन उतारी जाती है उनमें से स्किन में से जो प्रोटीनेशियस चीज़ें उनको रिमूव करने के लिए, उनकी स्किन को साफ करने के लिए क्लीनिंग ऑफ हाइड्स में प्रोटियोसिस का यूज़ किया जाता है। डिगमिंग ऑफ सिल्क, देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी आप अपने कपड़े वॉश करते हो डिटर्जेंट में करते हो, क्योंकि डिटर्जेंट में प्रेजेंट होते हैं प्रोटियोसिस, अमाइलेसिस और लाइपेजेस, जो क्या करते हैं आपके कपड़ों के ऊपर कोई भी स्टेन लगा हुआ है उसको साफ कर देता है। कैसे? क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट है एंजाइम। एंजाइम प्रोटीएजेस क्या करेंगे? प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देंगे। अमाइलेज क्या करेंगे? स्टार्च को ब्रेक डाउन करेंगे। और लाइपेजेस क्या करेंगे? लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर देंगे। समझ आई आपको ये बात? तो ये जो प्रोटीएजेस हैं जो आप कोई भी डिटर्जेंट अपने घर में यूज़ करते हो उनमें ये प्रेजेंट होते हैं और काम क्या करते हैं? डिटर्जेंट में इसलिए प्रेजेंट है ताकि वो स्टेन्स को रिमूव कर सकें उनकी ब्रेक डाउन करके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटीएजेस का। फिर आता है अमाइलेजेस, जो स्टार्च की ब्रेक डाउन करते हैं। मिलता किससे है? एस्परजिलस और राइजोपस से। कहाँ काम होता है इसका? कहाँ यूज़ होता है? सॉफ्टनिंग एंड स्वीटनिंग ऑफ ब्रेड एंड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बिवरेजेस। हमने पढ़ा है अभी, आपने अल्कोहलिक बिवरेजेस की प्रोडक्शन में अमाइलेज का रोल पढ़ा था। फिर आता है लैक्टेजेस। लैक्टेजेस क्या करते हैं? जो लैक्टोज शुगर मिल्क की उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। मिलता है हमें सैक्रोमाइसिस फ्रेजिलिस से। ये क्या करता है? इट प्रिवेंट क्रिस्टल फॉर्मेशन इन डेयरी प्रिपरेशंस लाइक आइसक्रीम। ठीक है, क्योंकि ये मिल्क शुगर को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। आगे है स्ट्रेप्टोकाइनेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। मिलता है हमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से एंड इट इज़ यूज्ड एज क्लॉट बस्टर, यानी कि ब्लड वेसल्स में किसी तरीके का क्लॉट ना बने तो क्या दिया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। इट इज़ अ clot buster. It clear the blood clots in the vessels. Very very important topmost question, streptokinase and cyclosporin and statin। तो streptokinase किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस से। क्या काम करता है? क्लॉट बस्टर, यानी कि ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है, क्लियर कर देता है। फिर आता है पैक्टिनेजेस, ऑब्टेन बाय द एक्टिविटी ऑफ द बीसोकैलेमाइस फुल्वो एंड इट क्लियर द फ्रूट जूसेस। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आता है कि जो आप मार्केट से जूस लाते हैं वो ज़्यादा क्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू जो आप घर में जूस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पैक्टिनेजेस और प्रोटियोजेस एंजाइम, जो फ्रूट के जूस के अंदर जो प्रेजेंट है सब्सटेंसेस उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसीलिए आपको मार्केट वाला जूस जो है कंपैरेटिवली क्लियर होता है देन द होममेड जूस। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पैक्टिनेजेस है अलॉन्ग विद प्रोटीजेस दीज आर एडेड इन द मार्केट जूस। ओके, बॉटल्ड जूस जिसे हम कहते हैं। फिर है लाइपेजेस, ऑब्टेन बाय द एक्टिविटी ऑफ कैंडिडा लिकोलिटिका एंड दे आर आल्सो एडेड इन द डिटर्जेंट। मैंने आपको बताया कि डिटर्जेंट में प्रोटीजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस ऐड किए जाते हैं ताकि वो स्टेन्स रिमूव हो सके, क्योंकि जो भी कुछ गिरेगा क्या होगा? या तो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फूड या लिपिड, तो वो उसकी क्या करेंगे? ब्रेक डाउन कर देंगे, तो वो स्टेन वहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर है साइक्लोस्पोरिनेज,
very important, it is obtained from the fungus Trichoderma polysporum and it is the immunosuppressive agent. very important question, पूरा चैप्टर एक तरफ और ये 3 पॉइंट एक तरफ। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। जब कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है और पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, कि उसको किल कर देगी, उस ऑर्गन को ही ख़त्म कर देगी, अटैक कर देगी। ऐसी कंडीशन में इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए और वो ऑर्गन हमारी बॉडी में सेट हो सके। तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है साइक्लोस्पोरिन ए, जो हमें मिलती है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। इज इट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर है स्टैटिन। स्टैटिन हमें मिलता है मोनेस्कस परप्यूरियस से। किससे मिलता है? मोनेस्कस परप्यूरियस से। और ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, इनहिबिट द ब्लड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। आप स्कैनर उठा के देखिए, आपको ये 3 क्वेश्चन बार बार मिलेंगे। व्हाट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, व्हाट इज साइक्लोस्पोरिन ए, व्हाट इज स्टैटिन। तो साइक्लोस्पोरिन ए क्या यूज़ करता है? इम्यूनोसप्रेसेंट है। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर करता है और स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? क्लॉट बस्टर है, यानी कि ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करता है। इज इट क्लियर? तो इन तीनों का सोर्स ऑर्गेनिज्म और तीनों का इम्पॉर्टेंस क्या है ये आपको टिप्स पे लर्न होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। दीज 3 एंजाइम्स, these 3 bioactive molecules, what are their source organism and what are their function. This is very very important. Okay, so today we have done about the microorganism role in the dairy industry as well as in the industries for the alcohol production. Then we have studied about the antibiotic, then about the acid and then the enzymes. Is it clear? So microorganism, they are not always harmful, they are useful also. Is it clear? So this is all about today's lecture. Thank you so much. Stay home, stay safe.